गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम लोग पिछले क्लास में फ़ोटोसिंथेसिस शुरू किए थे और फ़ोटोसिंथेसिस में फ़ोटोसिंथेसिस है क्या और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे साइट ऑफ फ़ोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ पे है, यानी फ़ोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे आज। और उसके बाद होता कहाँ पे और किस तरीके से होता है, इस चीज़ को देखेंगे। तो देखिए, फ़ोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो फ़ोटोसिंथेसिस जो होता है कि हम लोग जानते हैं कि पौधे की पत्तियों में होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है पौधों की पत्तियों में होता है। अगर हम पौधे की पत्ती का अध्ययन करेंगे, मीन्स उसके सेक्शन काट करके देखें, तो हमको जो दिखाई देगा कि जो पौधे की पत्ती होती है उसकी दो सतह होती है। एक तो ऊपरी सतह होगी और एक नीचे वाली। जैसे यही पत्ती है, इसकी ऊपरी सतह होगी यानी कि ऊपर की तरफ, और एक नीचे की तरफ की सतह होगी, यानी कि दो सतह पाई जाएंगी। अब दोनों सतह में जब हम लोग सेक्शन काट करके देखेंगे तो वहाँ पे होगा क्या कि जो ऊपरी वाली सतह होगी, उस ऊपरी सतह पर क्या क्या दिखाई पड़ेगा हमको। देखिए, ये है, जूम करके अगर हम देखें तो ऊपरी सतह जो होती है उस सतह पर क्यूटिकल्स का फॉर्मेशन हुआ रहता है, और उसके नीचे क्या है, एपिडर्मिस का फॉर्मेशन हुआ रहता है, जिसे अपर एपिडर्मिस कहा जाता है। ठीक है, अपर एपिडर्मिस कहा जाता है। उसके नीचे स्ट्रोमा का, अगर नीचे वाली पत्ती के लोअर सरफेस की अगर हम बात करें तो लोअर सरफेस क्या होता है कि लोअर एपिडर्मिस होगा, यानी कि लोअर एपिडर्मिस होगा, और वहाँ पे एक छिद्र पाया जाता है जिसको स्टोमाटा कहा जाता है। ठीक है, स्टोमाटा कहा जाता है। अब अपर सरफेस और लोअर सरफेस के मध्य में भी बहुत से फास्फोलिपिड्स के बने हुए मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं, और उसके मध्य में मेजोफिल्स पाया जाता है, यानी कि उसके मध्य में मेजोफिल्स पाया जाता है। और इसी वाले भाग में अगर हम सेक्शन काट करके देखेंगे तो इसी भाग में हमको वैस्कुलर बंडल भी दिखाई पड़ेगा। तो जो मेजोफिल वाला भाग होगा, उस मेजोफिल्स की बात करें तो उसको जब हम डीपली अध्ययन करेंगे, यानी मेजोफिल्स की अगर हम अलग से फिगर बनाएं, मेजोफिल्स का एक अलग से फिगर बनाएं, तो हमको दिखेगा क्या कि जो मेजोफिल्स है उस मेजोफिल्स के अंदर एक वैक्यूल है बड़ा सा, और साथ में अन्य सेल ऑर्गेनेल्स हैं और क्लोरोप्लास्ट है। यानी मेजोफिल्स के अंदर क्या है, मेजोफिल्स के अंदर वैक्यूल्स पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, और भी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं। अब अलग से अध्ययन करें। अब देखिए, मेजोफिल्स के अंदर हो गया है, अब मेजोफिल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट का अलग से अध्ययन करें तो इसके बारे में जहाँ तक बात है तो क्लोरोप्लास्ट को सेल वाली यूनिट में, यानी जब सेल पढ़ाया जा रहा था तो वहाँ पे डीपली बताया गया, यानी पूरे क्लोरोप्लास्ट को अच्छे से बताया गया था। फिर भी आपको यहाँ से एक बार हल्का सा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बताया जा रहा है। अगर डीपली जानना है, अधिक जानना है, तो आप वहाँ से उस लेक्चर को ज़रूर देखें, और कोशिश करिए कि सारे लेक्चर्स एक सीरीज़ से देखिए, रैंडम न देखिए, जिससे कॉन्सेप्ट बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट हैं। अब देखिए, मेजोफिल की अगर हम बात करें तो जो मेजोफिल था उस मेजोफिल में क्या था, क्लोरोप्लास्ट था। अब क्लोरोप्लास्ट में हमको पता है क्लोरोप्लास्ट में ही होता है फोटोसिंथेसिस, लेकिन क्लोरोप्लास्ट हमको स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ जानना है। अब देखिए, क्लोरोप्लास्ट में होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेन युक्त, यानी कि बहुत सारी मेम्ब्रेन युक्त संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं। ये जो संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं, इनको कहा क्या जाता है, थैलेकॉइड्स कहा जाता है। और ये थैलेकॉइड्स जब एक दूसरे के ऊपर तस्तरी नुमा एकत्रित हो जाते हैं तो उसी को ग्रैनम कहा जाता है, और जिससे जुड़े होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, लैमिनी कहा जाता है। यानी कि यह ग्रैनम और दूसरा ग्रैनम आपस में जिससे जुड़े हैं उसको लैमिनी कहा जाता है। तो हमको बहुत ज़्यादा इस सब पे फोकस नहीं करना है। मेन आज हम लोग को पढ़ना क्या है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में डीपली नहीं पढ़ना है। तो अब देखिए, उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे स्ट्रोमा है, यानी शेष चीज़ भाग जो बच गया स्ट्रोमा है। अब इन दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है, ग्रैनम और स्ट्रोमा की इंपॉर्टेंस क्या है। जो थैलेकाइड्स होता है वो थैलेकाइड्स से ही क्या बना रहता है, ग्रैनम बना होता है। मीन्स थैलेकाइड्स जब कई थैलेकाइड्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो उसी को ग्रैनम कहा जाता है। यानी कि ग्रैनम है क्या, एक तरह का थैलेकाइड्स है। तो अब ग्रैनम में होता क्या है, जो ग्रैनम है इस ग्रैनम में क्या होगा, लाइट रिएक्शन होगा। जो ग्रैनम है इस ग्रैनम में लाइट रिएक्शन होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ग्रैनम कहें या थैलेकाइड्स कहें, बात वही है। तो लाइट रिएक्शन होता है, यानी ग्रैनम में लाइट रिएक्शन होता है, या कहें थैलेकाइड से लाइट रिएक्शन, क्योंकि बना किससे है ग्रैनम, थैलेकाइड से ही बना है।
स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। तो लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शंस का मतलब क्या है कि लाइट रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि थैलेकाइड्स से में जो भी सनलाइट के कारण से जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें सनलाइट की आवश्यकता होती है, और डार्क रिएक्शन में सनलाइट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे कि लाइट की आवश्यकता क्यों होती है और लाइट्स के कारण से क्या क्या बनता है और क्या उसका फंक्शंस होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट में थैलेकाइड्स पाया जाता है। वो थैलेकाइड्स क्या बनता है, ग्रेनम का निर्माण करता है। उसके अलावा स्ट्रोमा पाया जाता है, जो मैट्रिक्स वाला भाग हो गया वो स्ट्रोमा कहलाता है। अब पढ़ेंगे यहाँ पे कि जो थैलेकाइड्स होता है उस थैलेकाइड्स में क्या पाया जाता है, यानी एक थैलेकाइड्स के अंदर क्या पाया जाता है। तो जो थैलेकाइड्स होगा उसके अंदर आप देखेंगे कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, यानी थैलेकाइड्स के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। और वो भी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही टाइप्स का होगा, डिफरेंट टाइप का मतलब हो गया कि जो सनलाइट होगी उस सनलाइट से जो अलग अलग वेव लेंथ से लाइटें आएंगी, अलग अलग वेव लेंथ से लाइटें आएंगी, ठीक है। अब सभी वेवलेंथ की लाइटों को एब्जॉर्व करने के लिए अलग अलग क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होंगे। मीन्स कोई 700 माइक्रोवेव लेंथ को एब्जॉर्व करेगा, कोई 680 को एब्जॉर्व करेगा, कोई 653 को एब्जॉर्व करेगा। मीन्स अलग अलग को एब्जॉर्व करने के लिए होते हैं। तो इसमें भी जो इनका अरेंजमेंट होता है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट थैलेकाइड्स में क्लोरोफिल का, वो दो तरह से होता है। एक तो ऐसे क्लोरोफिल्स होते हैं जो इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। मीन्स आप देख रहे हैं कि जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ब्लैक ब्लैक डॉटेड बना हुआ है, ब्लैक ब्लैक डॉटेड बना है, ये इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और एक ऐसा भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है जो आउटर मेम्ब्रेन की तरफ पाए जाते हैं। मीन्स इनर मेम्ब्रेन के बाहर और आउटर मेम्ब्रेन की तरफ पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंस क्या है, इस चीज़ में इसमें समझना क्या है हम लोग को। देखिए होगा क्या, जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन में जो अंदर वाला भाग है, यानी कि डॉटेड दिख रहा है, यानी अंदर वाले भाग में, ठीक है, जो अंदर वाला भाग है इसमें पाया क्या जाएगा, जल पाया जाएगा, H2O पाया जाता है, ठीक है। यानी जो पौधा वाटर को एब्जॉर्व करता है तो पौधे के इस भाग में जल पाया जाता है, यानी पत्ती के इस भाग में जल पाया जाता है यहाँ पे। अब जब सनलाइट का इफेक्ट पड़ेगा, यानी सनलाइट आएगी यहाँ पे, तो सनलाइट के कारण से इतना ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे क्लोरोफिल के द्वारा कलेक्ट कर ली जाती है, एब्जॉर्व कर लिया जाता है, कि फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन स्वतः बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन स्वतः बाहर निकलते हैं तो होता क्या है कि जो यहाँ पे जल के मॉलिक्यूल्स है उस जल के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं। तो जब जल का मॉलिक्यूल टूट जाता है तो फिर क्या निकलता है यहाँ से, हाइड्रोजन आयन निकलेगा, ठीक है, और प्लस इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और साथ में क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे समझना किस चीज़ को है कि जो थैलेकाइड्स की इनर मेम्ब्रेन है और उस मेम्ब्रेन पे जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वही ऑक्सीजन को रिलीज करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो वाटर्स होता है उसके अंदर ही पाया जाता है, जिसको ल्यूमेन कहा जाता है, यानी इस भाग को ल्यूमेन कहा जाता है। और इसी भाग में जल के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और इसको तोड़ने का कार्य करते हैं। अब और साथ में क्या करेंगे, एक घटना और यहाँ पे घटित होती है, थोड़ा सा अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बन जाए इसलिए इस चीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक घटना क्या घटित होती थी, जो ये डॉटेड बाहर है, यानी कि थैलेकाइड्स के बाहर वाला भाग क्या होगा, थैलेकाइड्स के बाहर वाला भाग क्या होगा, स्ट्रोमा होगा, ठीक है। थैलेकाइड्स के बाहर क्या होगा, स्ट्रोमा होगा, डॉट डॉट करके बनाया गया है। अब स्ट्रोमा में पाया क्या जाता है, स्ट्रोमा में देखिए ADP पाया जाता है, एडनो डाइफॉस्फेट पाया जाता है, साथ में और क्या पाया जाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पाया जाता है। तो ये चूँकि एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं और ये हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते रहते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तरफ मूव करेंगे, यानी कि स्ट्रोमा से कहाँ पहुँच जाएंगे, थैलेकाइड्स के ल्यूमेंस के अंदर। और जब ल्यूमेंस के अंदर पहुँच जाएंगे तो ल्यूमेंस में ऑलरेडी इतनी एनर्जी है सनलाइट की, वो करेगा क्या, इन दोनों को आपस में जोड़ देगा, या ये रिएक्शन करके आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ करके क्या बना लेंगे, यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से इसका है फंक्शन। अभी आगे हम लोग डीपली पढ़ेंगे इसको, थोड़ा सा यहाँ समझना था। यानी थैलेकाइड्स जो था, उस थैलेकाइड्स में दो तरह के थैले होते हैं, यानी कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, एक इनर मेम्ब्रेन एक आउटर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। अब थैलेकाइड्स के अगर हम गहन से अध्ययन करें तो हमको दो तरह का इस तरह की संरचनाएं दिखाई पड़ेगी, यानी कि ठीक है। इस तरह की संरचना का मीन्स हो गया कि जो अभी हमने बताया कि जो यहाँ पे क्लोरोफिल्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग वेवलेंथ को वेवलेंथ की लाइट्स को रिसीव करते हैं, तो उसी को यहाँ पे दिखाया गया है। यानी कि एक फोटो और उसको दो कैटेगरी में बांटा गया, ठीक है। एक तो फोटो सिस्टम 1 कहा जाएगा और दूसरे को फोटो सिस्टम 2 कहा जाता है। अब देखिए फोटो सिस्टम फर्स्ट किसे कहा जाएगा। जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है, फोटो सिस्टम फर्स्ट में उसको कहा जाएगा जो 700 माइक्रोवेव की लाइट्स को रिसीव करता है, ठीक है। तो 700 माइक्रोवेव का मतलब हो गया कि ये जो रिएक्शन सेंटर होगा, यानी जो बीच वाला भाग होगा, बीच वाले भाग में हमेशा क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, ठीक है, जिसे रिएक्शन सेंटर कहा जाता है। और क्लोरोफिल ए जो होगा वो 700 माइक्रोवेव की लाइट को रिसीव करेगा। तो ऐसे ही क्लोरोफिल ए जो 700 माइक्रोवेव को रिसीव करते हैं उसे फोटो सिस्टम 1 कहा जाता है। और जो किनारे यहाँ पे बना हुआ है, यानी कि किनारे किनारे जो बना हुआ है, ये सहायक होती हैं। यानी फोटो पिगमेंट मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे क्लोरोफिल बी पाया जाएगा और कैरोटीनॉइड पाए जाएंगे या अन्य पिगमेंट्स पाए जाएंगे जो हेल्प करेंगे फोटोसिंथेसिस में या एनर्जी रिसीव करने में, ठीक है। ये फोटो सिस्टम 1 हो गया। अब इधर देखिए ये फोटो सिस्टम 2 है। फोटो सिस्टम 2 का मतलब हो गया कि ये 680 माइक्रोवेव की लाइट्स को रिसीव करेगा। और 680 वाला रिसीव कौन करेगा, क्लोरोफिल ए करेगा। यानी क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल ए 2 तरह की लाइट को रिसीव करता है। एक कंडीशन पे 700 माइक्रोवेव को रिसीव करता है, दूसरे कंडीशन पे 680 को रिसीव करता है। अब इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट अभी आगे हम लोग देखेंगे कि ऐसा करने से फ़ायदा क्या होता है प्लांट्स को, कि 2 अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एक मतलब थोड़े थोड़े अंतराल पे रिसीव करते हैं। तो इसे फोटो सिस्टम 2 कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी संरचनाएं बनी हैं, उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक रेड कलर से बना हुआ है कि LHC लिखा है, यानी कि लाइट हार्वेस्टर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। लाइट हार्वेस्टर कॉम्प्लेक्स का कार्य क्या है कि जो यहाँ पे सनलाइट का है, मान लीजिए सनलाइट है और इस सनलाइट से जो एनर्जी आ रही, तो ऐसा नहीं कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल सारे एनर्जी को रिसीव ही कर ले रहे हैं, यानी कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो बच जाती हैं, तो उसको क्या करता है ये रिसीव कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है। यानी कि लाइट हार्वेस्टर कॉम्प्लेक्स कलेक्ट कर लेगा और कलेक्ट करके फिर यहाँ पे क्या पहुँचाएगा, क्लोरोफिल ए के पास, यानी कि रिएक्शन सेंटर जो है, यानी सेंटर वाला पार्ट जो है वहाँ पे पहुँचाने का कार्य करेगा LHC। उसी तरह से इधर भी करेगा, फिगर एक ही तरफ बना है, उसी तरह से यहाँ पे भी करेगा, यानी PS 2 पे। अब चूँकि होगा क्या कि जो ये सेंटर वाला भाग है, इतना ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी होगी कि यहाँ की एनर्जी मॉलिक्यूल अपने आप बाहर निकलने लगेगा। तो बाहर निकलेगा तो फिर बाहर निकल के क्या करेगा, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को, जो जल के मॉलिक्यूल उसको तोड़ेगा, उसके साथ में क्या और बनाएगा, ATP का फॉर्मेशन करेगा। अभी सिंपली यहाँ जानिए कि एनर्जी करेगा क्या, ATP का फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ जानिए ATP का फॉर्मेशन करेगा। अब ये ATP जो यहाँ भी बताया गया था, यानी कि कहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे बताया गया था कि ATP का थैलेकाइड्स के इनर मेम्ब्रेन पे ATP बनता है, ठीक है। तो ये फिगर भी किसका है, थैलेकाइड्स का ही है, बस जूम करके बनाया हुआ फिगर है, ठीक है। तो ये जो दोनों लाइन है, ये हो गया आपका मेम्ब्रेन और इसके अंदर क्या है, ये ATP हो गया। यानी कि ये क्या हो गया, अंदर क्या बन गया, ATP जो यहाँ पे बन रहा था वही ATP क्या है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब ATP जब अंदर लगातार बन रहा है तो होगा क्या कि ये एनर्जी के मॉलिक्यूल्स जो होंगे हाई टू लो मूव करेंगे। अब देखिए, अब हाई टू लो को मूव के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। अब चूँकि अब ये जो CF पार्टिकल्स है, CF पार्टिकल करता क्या है,
CF पार्टिकल क्या करता है, ATP को सिंथेसिस करने का कार्य करता है और साथ में क्या करता है, ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। सिंथेसिस का मतलब क्या है, देखिए ATP सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है और यही ATP को सिंथेसिस करने का कार्य करता है। अब इनर मेम्ब्रेन में यानी कि अंदर क्या है, कंसंट्रेशन इसका बढ़ रहा है और ये मूव कहाँ करेगा, लोअर साइड में। और ये लोअर साइड में यानी CF पार्टिकल का जो बाहर वाला भाग है यानी ग्लोब जैसा बना हुआ, वो कहाँ पे निकला रहता है, साइटोप्लाज्म में निकला रहता है। और यानी कि ATP यहाँ से बन करके कहाँ पे आ जाएगी, साइटोप्लाज्म में आ जाएगी। फिर साइटोप्लाज्म से कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया या अन्य भागों में जाएगा जहाँ पे इसकी एनर्जी की आवश्यकता होती है। इस तरह से समझ सकते हैं। ये जैसे है मान लीजिए थैलेकॉइड्स, ठीक है, इस थैलेकॉइड्स पे CF पार्टिकल पाया जाएगा। तो CF पार्टिकल कुछ इस तरह से पाया जाएगा, यानी कि यहाँ पे है इस तरह से CF पार्टिकल पाया जाएगा। तो ये जो CF पार्टिकल का बाहर वाला भाग है ये साइटोप्लाज्म में जा कर के मिला है, यानी कि ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा, सेल के अंदर पाया जाएगा और सेल के अंदर कहाँ पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। तो यहाँ से जो ATP बनेगा वो मूव करके कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो स्ट्रोमा था, स्ट्रोमा में क्या पाया जा रहा था, ADP पाया जा रहा था और साथ में क्या था, इनऑर्गेनिक फास्फेट था। तो थैलेकाइड्स ये दोनों क्या हुए कि मूव करके कहाँ पहुँच गए, थैलेकाइड्स में, क्योंकि स्ट्रोमा में कंसंट्रेशन इनका क्या था, हाई था, ये लोअर की तरफ मूव कर रहे थे। थैलेकाइड्स में इसका कंसंट्रेशन लो था, तो ये स्ट्रोमा से कहाँ पहुँच गए, थैलेकाइड में। थैलेकाइड में जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पे क्या हुआ कि एनर्जी के मॉलिक्यूल यानी सनलाइट का जो एनर्जी है उसको क्लोरोफिल रिसीव करना शुरू किया और उसके कारण से इतनी एनर्जी जनरेट हो गई, ये आपस में जुड़ करके ATP का फॉर्मेशन कर लिए। जब यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन कर लिए तो फिर यहाँ इस जगह पे इसके कंसंट्रेशन हाई होने लगा और फिर यहाँ से मूव करके कहाँ साइटोप्लाज्म में चल गए। तो इस तरह से क्रिया चलती रहती है। तो यहाँ पे अभी आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ में आ जाए, बैकग्राउंड बन जाए, इसलिए समझ रहे थे। अब देखिए हुआ क्या, पूरा एक बार फिगर को फिर से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि एक पौधे की बताया गया कि पौधे की पत्ती में फोटोसिंथेसिस होता है। पत्ती का जब अध्ययन किया गया तो ये पता चला कि वो अपर लिप मतलब पत्ती की दो सतह होती है, अपर सरफेस और लोअर सरफेस। लोअर सरफेस पे क्या होता है, स्टोमेटा होता है, अपर सरफेस पे स्टोमेटा नहीं होता है। उसके पीछे कारण क्या, अगर अपर सरफेस पे स्टोमेटा हो तो क्या नुकसान होगा, अपर सरफेस पे स्टोमेटा अगर होगा तो फिर सनलाइट का जब इफेक्ट होगा तो चूँकि स्टोमेटा करता है क्या, गैसी एक्सचेंज का कार्य करता है। तो गैसी एक्सचेंज का जब कार्य करेगा तो अपर सरफेस पे अगर होगा तो सनलाइट डायरेक्ट उस पर पड़ेगी और वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलने लगेंगे, तो जिससे क्या होगा, जल की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो अब जब इसका अध्ययन किया गया तो ये पता चला कि मेजोफिल्स पाया जाता है और मेजोफिल का जब अध्ययन किया गया तो ये पता चला कि उसमें अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। जब क्लोरोप्लास्ट का अध्ययन किया गया तो इसके बारे में तो हम लोग डीपली पढ़े भी थे। अब यहाँ पे पाया गया कि ये थैलेकाइड जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें बहुत सारे थैलेकाइड्स होते हैं, वो थैलेकाइड्स ग्रेनम का निर्माण करते हैं। उनमें क्या होता है, लाइट की रिएक्शन का कार्य होता है। जो शेष बच गया भाग होता है स्ट्रोमा कहलाता है, उसमें डार्क रिएक्शन कहलाता है। जब थैलेकाइड्स का अध्ययन किया गया तो इसमें पता चला कि इसमें जो क्लोरोफिल होते हैं वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स को ग्रहण करते हैं, जिसे P70 कहा जाता है यानी 700 को करता है, अगर 680 को कर रहा है तो PS सेकंड कहा जाता है यानी फोटो सिस्टम सेकंड के तक कहा जाता है और फोटो सिस्टम फर्स्ट कहा जाता है। इसके अलावा एक शब्द यहाँ पे छूटा हुआ था, प्लास्टोक्यूनोन है। तो प्लास्टोक्यूनोन का कार्य क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर का कार्य करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल्स को ग्रहण करता है। जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल फ्री होकर निकलते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल से, उसको रिसीव करने का कार्य करता है। कैसे करेगा अभी आगे देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो दो तरह का होता है, एक तो लाइट रिएक्शन होगा और दूसरा क्या होगा, डार्क रिएक्शन होगा। लाइट रिएक्शन होगा और साथ में डार्क रिएक्शन होगा। तो लाइट रिएक्शन का मतलब है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि लाइट की उपस्थिति में हो, और डार्क रिएक्शन का मतलब है कि लाइट का वहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यानी कि लाइट से कोई लेना देना नहीं, लाइट रहे या ना रहे। ठीक है, अब लाइट्स की उपस्थिति में अगर फास्फोराइलेशन शब्द अगर लिखा गया है तो फास्फोराइलेशन का मतलब क्या है, ATP जनरेट। आप समझ जाइए कि वहाँ पे ATP का जनरेट होगा। तो फोटो फास्फोराइलेशन यानी कि फोटो के द्वारा यानी लाइट के द्वारा ATP का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, देखिए ये जो लाइट रिएक्शन होगा ये दो तरीके से होगा। लाइट रिएक्शन जो होगा दो तरीके से होगा, एक तो होगा आपका साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, दूसरा होगा साइक्लिक। तो जो नॉन साइक्लिक होगा उसमें दो फोटो सिस्टम पाए जाएंगे, फोटो सिस्टम फर्स्ट पाया जाएगा और फोटो सिस्टम सेकेंड पाया जाएगा। और जो साइक्लिक होगा उसमें सिर्फ वन टाइप का फोटो सिस्टम्स पाया जाएगा।
तो केवल वन टाइप का फोटो सिस्टम पाया जाएगा। और अब देखिए, अब पहले हमको ये समझना है कि साइक्लिक नॉन साइक्लिक होता क्या है, उससे पहले हमको ये समझना होगा कि फोटो सिस्टम है क्या, फर्स्ट एंड सेकंड है क्या। देखिए, फोटो सिस्टम फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये लॉन्गर और शॉर्टर वेवलेंथ को ग्रहण करता है, यानी कि जो लॉन्गर और शॉर्टर वेवलेंथ की लाइटें होंगी दोनों को रिसीव करेगा। मीन्स 700 वाली को भी रिसीव करेगा और 700 से कम जो है 680, 653 उसको भी रिसीव करेगा। लेकिन दो चीज़ एक विशेष ध्यान ये देनी है कि ये फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं निभाएगा, साथ में वाटर को भी स्प्लिट नहीं करेगा, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को इसको तोड़ने का कार्य नहीं करेगा। और ये पार्टिसिपेट कहाँ करेगा, यानी साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों में पार्टिसिपेट करेगा। दूसरी चीज़, फोटो सिस्टम सेकेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एक शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को रिसीव करता है। मीन्स 680 को रिसीव करेगा या उससे नीचे को रिसीव करेगा ये, लेकिन वाटर को स्प्लिट करेगा, यानी वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ने का भी कार्य करेंगे। और क्या करेगा, जब वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा तो फिर क्या निकलेगा, वहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा। लेकिन पीएस सेकंड जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉन साइक्लिक प्रोसेस में भाग लेता है। अभी यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि यह कैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स को, यानी पीएस सेकंड कैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है, कैसे ऑक्सीजन को प्रोडक्शन करता है, फिर एक क्यों नॉन साइक्लिक में प्रोसेस में भाग लेता है, और उसी तरह से इसका भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, आगे है इमर्सन इफेक्ट किसे कहते हैं। इमर्सन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि इमर्सन ने बताया कि 680 माइक्रोवेव से अधिक लाइट अगर हम दे रहे हैं तो क्वांटम यील्ड में कमी हो जाती है। किस में, कहाँ पे होती है, जो विजुअल स्पेक्ट्रम है, विजुअल स्पेक्ट्रम में जो रेड लाइट होती है उसमें कमी होती है, इसलिए इसे रेड ड्रॉप भी कहा जाता है। अब देखिए, क्वांटम यील्ड क्या होता है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज पर क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, यानी कि जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को रिलीज होने के लिए कितनी लाइट की आवश्यकता पड़ रही है उसी को कहा जाता है क्वांटम यील्ड। अब देखिए, यहाँ पे इस चीज़ को बताया गया है कि अगर हम PS 680 पे अगर अकेले PS 680 पे माइक्रोवेव की लाइट अगर दिया जाए तो 53 यानी कि 53 क्वांटम यील्ड होता है। जैसे ही इसकी वेवलेंथ को बढ़ा दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। लेकिन अगर किसके केस में, रेड लाइट के केस में, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। अगर दोनों साथ में कार्य करते हैं तो ये 72 हो जाता है। तो प्लांट के केस में क्या होता है कि ये दोनों साथ में कार्य करते हैं। बाकी जो अकेले सिंगल फंक्शन की अगर जहाँ तक बात हो, बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया है या अन्य ऑर्गन्स है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें पाया जाता है। तो प्लांट के केस में ये सिस्टम कार्य करता है। अब देखिए, और इसे इमर्सन इफेक्ट भी कहा जाता है, जो सेकेंड है, यानी जो प्लांट के केस में होता है। अब देखिए, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, यानी कि अब यहाँ से अभी इसके पहले हम लोग क्या पढ़ लिए, पढ़ना क्या था, लाइट रिएक्शन। फिर लाइट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक साइक्लिक होता है, नॉन साइक्लिक फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड था। तो यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड क्या है इसको समझ लिए, क्योंकि इसी के आधार पे हमको समझना है कि नॉन साइक्लिक और साइक्लिक क्या होता है, और फिर उसके आधार पे समझना है कि लाइट क्या है। तो लाइट रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो लाइट रिएक्शन जैसा नाम है उससे प्रतीत हो रहा है कि इसमें भाई लाइट की आवश्यकता होगी। कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रैनम में होता है। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में, और साथ में बनता क्या है, एटीपी का निर्माण होता है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फोटो फास्फोराइलेशन। पहले भी बताया गया, अगर फास्फोराइलेशन शब्द लग गया है तो इसका मतलब एटीपी जनरेट की बात हो रही है, फोटो लगा तो इसका मतलब लाइट के द्वारा हो रही है। यहाँ पे क्या होगा कि वाटर का स्प्लिटिंग होगा, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यानी कि वाटर जल का अपघटन होगा, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा और साथ में क्या बनेगा, ऑक्सीजन का निर्माण होगा, और ये पिगमेंट की आवश्यकता होगी, यानी पिगमेंट का मतलब क्लोरोफिल के अलग अलग मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होगी यहाँ पे। तो यहाँ पाया क्या जाएगा, यानी वाटर स्प्लिटिंग होता किस में है, फोटो सिस्टम सेकेंड में, यानी कि इसमें क्या पाया जाएगा, फोटो सिस्टम सेकेंड, जो वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का कार्य करेगा। लेकिन प्लांट के केस में क्या होता है कि दोनों पाया जाता है। अब देखिए, अब लाइट रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो लाइट रिएक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो साइक्लिक नॉन साइक्लिक दो तरीके से होता है। तो साइक्लिक को पहले हम पढ़ लेते हैं साइक्लिक होता है किस में है, ठीक है। तो जो साइक्लिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो साइक्लिक जो होगा आपका वो 700 माइक्रोवेव की लाइट को रिसीव करेगा, और जब सनलाइट के 700, यहाँ फिगर बना लीजिएगा, जब सनलाइट के 700 माइक्रोवेव की लाइट को रिसीव करेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के बाहर निकलेंगे, और इसको रिसीव कौन करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिसीव करेगा। फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के बाहर निकलेगा, क्योंकि कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन जा रहा है।
पैराडॉक्सिन, फिर प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन से होते हुए फिर वापस उसी स्थान पे पहुंच जाते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल निकला था उसका स्थान फिर इलेक्ट्रॉन लौट करके कर लेता है। अब देखिए यहाँ पे हो गया, उस दौरान हुआ क्या, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था तो जो एनर्जी लॉस किया उस एनर्जी का उपयोग करके एडीपी ने एटीपी का निर्माण कर लिया और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिल करके, ठीक है, एटीपी का निर्माण कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के साइक्लिक में हो क्या रहा है, देखिए हो क्या रहा है, न तो यहाँ पे वाटर का स्प्लिट हो रहा है, यानी कि जल के मॉलिक्यूल का अपघटन नहीं हो रहा है, और जिसके कारण से ऑक्सीजन का निर्माण नहीं हो रहा है, और सिर्फ जनरेट क्या हो रहा है, एटीपी जनरेट क्या हो रहा है, एटीपी का तो निर्माण हो रहा है, और साथ में नो रिडक्शन ऑफ एनएडीपी का भी निर्माण नहीं हो रहा है। तो ऐसी क्रिया किस में होगी, क्या प्लांट के केस में होगा, नहीं, प्लांट के केस में ऐसी क्रिया होने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि न तो ऑक्सीजन निकल रहा है, न तो वाटर स्प्लिट हो रहा है, न एनएडीपी बन रहा है। ये होता किस में है, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशंस जो होता है ये बैक्टीरिया के केस में होता है ज़्यादातर, और क्योंकि बैक्टीरिया के केस में होता है जिसमें क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। प्लांट के केस में सबसे ज़्यादा क्या होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशनशिप होता है। नॉन साइक्लिक का मतलब क्या हो गया कि अब शुरुआत कहाँ से होगा, फोटो सिस्टम सेकेंड्स होगा। तो फोटो सिस्टम सेकेंड में पहले ही बता दिया गया था कि वाटर का क्या होता है, वहाँ पे स्प्लिटिंग होता है और जिसके कारण से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब देखिए कैसे होता है, अब देखिए सनलाइट जो है वो सनलाइट कंटिन्यू क्या पड़ रही है, क्लोरोफिल के ऊपर आ रही है, और ये 680 माइक्रोवेव की लाइट जो है वो उसको रिसीव कर रही है, एक तरह से ग्रहण कर रही है। उसके साथ में और भी बहुत पिगमेंट्स अगल बगल में है, वो भी क्या कर रहे हैं, उसको उस लाइट को रिसीव कर रहे हैं। और एक समय के बाद इसमें इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, यानी कितनी ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने शुरू कर देते हैं। और साथ में क्या करते हैं, फोटोलाइसिस की क्रिया, यानी कि इसमें जो जेल्स है उसको तोड़ने का भी कार्य करते हैं, विघटन करने का कार्य करते हैं। तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो जब अपघटित होता है तो उससे क्या बनता है, ऑक्सीजन बनेगा, साथ में हाइड्रोजन आयन बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। अगर इसको हम बैलेंसिंग फॉर्म में लिखें तो ये नीचे है, बैलेंसिंग फॉर्म में लिखें तो 2s2o, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन है। तो एक बैलेंसिंग फॉर्म है, अगर यहाँ पे 2 की जगह 4 लिखना भी चाहें तो कि यहाँ पे तो भी सही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, यानी कि यहाँ पे बना क्या है, यानी कि जो फोटो सिस्टम सेकेंड है इसके पास जो एनर्जी थी उस एनर्जी के माध्यम से क्या किया, जल का फोटोलाइसिस किया, यानी जल का अपघटन किया, और जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, हाइड्रोजन आयन रिमूव हुआ, साथ में ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ठीक है, बाई प्रोडक्ट के रूप में। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ जाता है, रिमूव हो करके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंचता है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास से फिर इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव होता है प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम और प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंचता है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान में, यानी दूसरे एक्सेप्टर के पास पहुंचता रहता है, और उस दौरान कुछ न कुछ एनर्जी अपना लॉस करता है, और जिसका उपयोग करके एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अपना एटीपी का निर्माण करते हैं। लेकिन विशेष बात यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन लौट करके यहाँ पे नहीं आता है, यानी जहाँ से निकला रहता है वहाँ पे लौट करके नहीं आता है, और यही कारण है इसे नॉन साइक्लिक कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन पहुँचता कहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन पहुँच जाता है फोटो सिस्टम फर्स्ट पे, यानी कि जो क्लोरोफिल 70 है, यानी कि रिएक्शन सेंटर 70 वाले के पास पहुंचता है, और ये ऑलरेडी सनलाइट को रिसीव करता रहता है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सनलाइट इसको मिल रहा है, सनलाइट इसको भी उसी समय बराबर सनलाइट मिल रही थी, तो साथ में ये भी इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिमूव होता है, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिसीव करता है, फिर डॉक्सिन रिसीव करता है, फिर एनएडीपी रिसीव करता है। तो एनएडीपी रिसीव करेगा, और ऊपर फिगर में बताया गया था कि जो पीएस सेकेंड होता है वो जो होता है आपके जो ये थैलेकाइड्स है, इस थैलेकाइड्स के यहाँ पे पाया जाएगा, यानी कि पीएस सेकेंड जो सेंटर में पाया जाएगा, यानी कि बाहरी वाली मेम्ब्रेन में पाया जाएगा। और जो बाहरी वाली मेम्ब्रेन होती है और उस पर क्या पाया जाता है, एनएडीपी पाया जाता है, एनएडीपी पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन यह था वो
जो क्लोरोफिल से निकला था, मीन्स ये मान लीजिए क्लोरोफिल है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो NADP ने क्या किया, रिसीव कर लिया। अब साथ में ये जो जल का मॉलिक्यूल है इसके भी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, NADP रिसीव कर लेता है, हाइड्रोजन आयन को। तो इससे क्या होगा कि ये अब क्या हो गया, NADPH2 हो गया, यानी कि एक रिडक्टेज एनर्जी मॉलिक्यूल्स बन जाता है। अब देखिए यहाँ से जो ATP का निर्माण हुआ था, इस ATP का तो निर्माण पौधे खुद के कार्य में करेंगे या इसी ATP को यूज किया जाएगा एज ए एनर्जी। लेकिन यहाँ पे जो NADPH2 है इसका उपयोग क्या होगा, इसका उपयोग अब डार्क रिएक्शन में होगा। ये आप लाइट रिएक्शन पढ़ रहे थे, इसका उपयोग अब कहाँ पे होगा, डार्क रिएक्शन पे होगा। यानी कि NADPH2 के माध्यम से अब डार्क रिएक्शन संपन्न होगा जो स्ट्रोमा में होता है, क्योंकि ये कहाँ पहुँच जाएगा, स्ट्रोमा के अंदर पहुँच जाएगा, जैसा कि यहाँ पे फिगर के माध्यम से आप लोग को बताया गया था। यहाँ से इस तरह से कंसंट्रेशन हाई होगा और वो बाहर निकल जाएगा स्ट्रोमा की तरफ, तो फिर वो स्ट्रोमा में पहुँच जाएगा और वहाँ पे स्ट्रोमा से फिर वो क्या करेगा, इस फिगर से समझते हैं। यहाँ से आफ्टर मेम्ब्रेन है ना, वो तो स्ट्रोमा में आ जाएगा और स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है, तो NADP के माध्यम से फिर क्या होगा, ग्लूकोज का फिक्सेशन होगा। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है एटमॉस्फेयर से रिसीव किया गया रहता है, तो उसका फिक्सेशन करके ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। तभी देखिए अभी लाइट रिएक्शन में क्या आपने पढ़ा है, सिर्फ ऑक्सीजन का निर्माण पढ़ा और ATP का निर्माण पढ़ा और साथ में NADPH2 बना। तो अभी तो ग्लूकोज की चर्चा हुआ ही नहीं। तो मीन्स ग्लूकोज बनेगा कहाँ पे, आपके डार्क रिएक्शन में बनेगा। कैसे बनेगा, इन्हीं एनर्जी का उपयोग करके बनेगा। यानी कि जो लाइट रिएक्शन के द्वारा एनर्जी का निर्माण हुआ है उसके उपयोग से डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज का निर्माण होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट्स मिल रहा है हमको, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो फोटोलाइसिस क्रिया जो होती है H2O, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलोकाइड्स, यानी थाइलोकाइड्स की इनर मेम्ब्रेन की साइड पे H2O पाया जाता है जिसका फोटोलाइसिस होता है। NADP रिडक्टेज जो होता है आउटर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, जो थाइलोकाइड्स के आउटर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। इसी चीज़ को मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। इस दूसरी चीज़ साइक्लिक रिएक्शन में हमको मिला क्या, वाटर का स्प्लिटिंग, जिसके कारण से ऑक्सीजन का उत्पादन हुआ और साथ में ATP का भी निर्माण हुआ, NADPH2 रिडक्टेज का भी निर्माण हुआ जो पावर जनरेट करने का कार्य करते हैं। और साथ में इसमें दोनों फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड दोनों पार्टिसिपेट किए। देखिए यहाँ पे ATP का निर्माण हुआ और फोटो सिस्टम फर्स्ट भी काम किया, फोटो सिस्टम सेकेंड भी कार्य किया और साथ में क्या हुआ, NADPH2 भी बना और इसका उपयोग स्ट्रोमा में किया जाएगा डार्क रिएक्शन में। बाकी इस ATP का निर्माण अन्य कार्यों में पौधे करेंगे या सेल करेगा। ये उसके शॉर्ट फॉर्म के हैं, यानी कि लिखा गया है कि PE का मतलब क्या है, प्री इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, ठीक है, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, फेरडॉक्सिन्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कार्य कर रहे थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने का कार्य कर रहे थे, उनका नाम है। तो ठीक है, तो कहीं पे भी कोई किसी प्रकार की भी कन्फ्यूजन होगा तो पूछेगा। काफ़ी इसमें टेक्निकल पॉइंट्स है, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा और कोशिश करिएगा वीडियो को रिपीट करके देखें। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और यहाँ से मान चलिए कि क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आएगा ही, साथ में आपके थ्योरेटिकल एग्जाम में भी ज़रूर पूछा जाएगा। के आधार पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में या गूगल क्लासरूम पे आप अपने आंसर्स को ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आप लोग प्रयास करते रहिए, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।